नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान है उसमें ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है, जल संसाधन। तो फर्स्ट चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही जो आपका पिछला वीडियो था उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो दामोदर परियोजना है वो किन राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, फिर से सुनेगा। दामोदर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आपको उन राज्यों का नाम बताना है और एक क्वेश्चन और बताना है आपको कि जो दामोदर नदी है उसे कौन से राज्य का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो दामोदर नदी है उसे कौन से राज्य का शोक कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही आज हम आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीसलपुर परियोजना से। और दोस्तों, इसके साथ ही कुछ विद्यार्थी जो ऐप में जिन्होंने टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसमें कई विद्यार्थी पूछे सर ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी पेपर। तो उसमें मित्रों 10th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब मंडे से जो है वो आपकी ज्योग्राफी वहां स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक जितने महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ सकते थे वो सब शामिल किए हैं मैंने। 6 से 10th के आपके आरबीएससी की जो किताबें हैं और इनमें और एनसीईआरटी में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने आपको बताया भी था। पहले का वो समय था जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बिल्कुल ही अलग होती थी। तो लगभग यही कंटेंट है। 6 से 10th की हिस्ट्री का इतने महत्वपूर्ण पॉइंट वो सब क्वेश्चन जो है बना करके आपकी ऐप पर जो है उसमें अपलोड हमने कर दिए हैं। और अब ज्योग्राफी के स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक काम जो जिन्होंने टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनका एक काम ये है कि 6 से 10th के जो भी 55-56 के आसपास इतने पेपर बने हैं 6 से 10th हिस्ट्री के 55-56 के आसपास बन गए, 1,500 के आसपास क्वेश्चन हो गई है। तो इनको आपको रेगुलर रिवाइज करना है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें। सिलेक्शन करवाना है तो मेरी बात को फॉलो करें आप। अगर अपनी मनमानी करेंगे कि हमें क्या आसान लगता है तो फिर बात तो वही होगी कि आपने फिर से कोई रास्ता ढूंढ लिया कि सरल क्या हो सकता है। ये नहीं, एक बार की जम के मेहनत है। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं जो चीज बता रहा हूं उसको सीरियसली सुने। 6 से 10th के जो एसएसटी के जो मैंने हिस्ट्री के 55-56 पेपर अपलोड किए हैं, 56 के आसपास पेपर हो गए वो, उनको आप आए दिन 4-5 पेपर अपनी आंखों से रिवाइज करते रहें। इतना रिवाइज करें कि आपको जो आंसर की है सबसे लास्ट में पेपर खत्म होने के बाद वो आंसर की देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। जहां भी अटको उस क्वेश्चन का उत्तर देख लो, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। रेगुलर आप करो। और वो ऐसे पेपर बनाए गए हैं कि उनको आप ईमानदारी से रेगुलर रिवाइज करते हो तो मतलब आपको बुक्स भी दोबारा, आरबीएससी वाली किताबें भी हिस्ट्री को दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप बहुत ईमानदारी से उनको पढ़ते हो। वो एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स का काम भी आपके लिए वहां कर रहे हैं। वो बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से बनाए गए हैं कि उनका फल आपको भविष्य में कितना मिलने वाला है ये आपको अंदाजा भी नहीं है अभी। तो अब ज्योग्राफी के शुरू हो जाएंगे। 6 से 10th की ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे, फिर हम पॉलिटी के अपलोड करेंगे। उसके बाद रीट के यूनिट वाइज जो टेस्ट पेपर हैं वो वहां पर अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट फर्स्ट से लेकर के 12वीं यूनिट तक। और उसमें ऐसे ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, सब चीजों का निचोड़, जो इतने भी ऑथेंटिक किताबें हो सकती हैं। और वहीं पर भी रुकने वाले नहीं है। ये जो 500 रुपए वाला जो एक टेस्ट सीरीज का एक पैकेज निकाल रखा है, इसको मैं कभी स्टॉप नहीं करने वाला हूं। रीट का अपलोड हो जाएगा 12 यूनिट का, फिर और मुझे जो अच्छा लगेगा कुछ और कि और क्या कर सकते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। तो ये पैकेज कभी खत्म नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा। तो अभी क्या आएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। ज्योग्राफी का मंडे से टेस्ट इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले वाले को आपको छोड़ना नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। तो आगे हम पढ़ते हैं बीसलपुर परियोजना 1997-98। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना है, सिंचाई और पेयजल। देखिए बहुउद्देशीय का मतलब ही क्या होता है, जिसमें सिंचाई हो, पेयजल। ये इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसी कस्बे के पास बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं और बाएं किनारे से दो नहरें निकाली गई है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और रास्ते में आने वाले गांव को पेयजल आपूर्ति और टोंक जिले के 256 गांव में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा।
तो मित्रों इससे बिसलपुर से, अच्छा आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता हूं। राजस्थान के इतिहास की एक अलग ही बात है। राजस्थान के इतिहास का कौन सा चौहान शासक है जिसने बिसलपुर नगर या बिसलपुर जो है तालाब का निर्माण करवाया था? आपको उस चौहान शासक का नाम बताना है। तो आपको पहले पढ़ा भी रखा है मैंने राजस्थान हिस्ट्री में, तो बताइएगा। तो वही नगर है ये। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बिसलपुर परियोजना कहां पर है? टोंक जिले में। इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर है, जयपुर, अजमेर, और ये बाकी अजमेर के पार्ट हैं, ये केकड़ी है, सरवाड़ है, ब्यावर है, तो इन सब में। नेक्स्ट आता है राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। इसके बाद में देखिएगा आती है जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया। तो अब ये जाखम नदी जो है, इससे कौन कौन से लाभान्वित हो रहे हैं? तो ये जैसे जो आदिवासी इलाके हैं, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये कई आसपास के क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है? एक तो जो जाखम नदी पर जो ये जाखम परियोजना है, तो ये तो लाभान्वित होने वाले जिले हैं। जाखम बांध कहां बनाया गया है? तो ये अनूपपुरा गांव में बनाया गया है। ये अनूपपुरा है कहां पे? ये प्रतापगढ़ में है। ये आप ध्यान में रखिए, क्लियर कट यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन अनूपपुरा है कहां पर के? तो ये प्रतापगढ़ में है। और इसके साथ ही एक चीज और है इसकी जाखम बांध की, कि जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये आप ध्यान में रखिएगा पॉइंट। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। तो ये आप महत्वपूर्ण रखिएगा इस चीज को। तो ये दोस्तों मैप में देखिएगा, इधर ये सीता माता अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? ये भी प्रतापगढ़ में ही है। सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में ही है, सीता माता अभ्यारण्य। ये रहा जाखम बांध। ये देखिए, और आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो ये बना हुआ आप देख रहे हैं जाखम डैम। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है सोम अंबा कमला परियोजना। तो सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंची क्षेत्र विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले के आसपुर व उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। मित्रों आपसे पूछा कहां जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि सोम अमला अंबा कमला परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है, कहाँ निर्माण किया गया है? तो वो है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में है। और डूंगरपुर लाभान्वित है तो इसके आसपास के जैसे उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांव है उनको भी सिंचाई सुविधा मिलेगी। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। मित्रों भीलवाड़ा के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, मांडल अलग है और मांडलगढ़ अलग है। राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में है, और मांडल जो है यहाँ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया है। नाहर नृत्य जब आप पढ़ते हैं, जो लोक नृत्य क्षेत्रीय नृत्य पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि नाहर नृत्य, नार नार का मतलब होता है शेर। तो जो भी इस रोल को खेलते हैं लोग वहां, जो ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं, वो मुंह पे सिंह का मुखौटा लगाते हैं, शेर का मुखौटा लगा लेते हैं, और पूरे शरीर पे रुई लपेट लेते हैं, मतलब रुई दिखती है पूरे शरीर पे उनके।
और वो धीरे धीरे जैसे हाथ में कोई यंत्र लेते हुए धीरे धीरे हिलते रहते हैं और वो रुई थोड़ी थोड़ी जमीन पे गिरती रहती है। तो ये मांडल नृत्य है। तो मांडल स्थान अलग है, मांडलगढ़ अलग है, ये आप ध्यान में रखना। तो मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। तो कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडलगढ़ के कौन से गांव में? मेजा गांव में। तो चूंकि मेजा गांव में बनाया है तो इसलिए नाम क्या हो गया? मेजा बांध। और कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। और नदी वदी कभी भूल जाओ कौन सी पे है तो ध्यान रखना। अपने किसी को कहते हैं ना कि कोई चीज पूछनी हो तो कठ है, ये मारवाड़ी शब्द है, कठ है मतलब कहाँ है। तो किसी को मेज पूछनी हो तो क्या पूछते हैं? क्या मेज कठ है? कहते हैं ना किसी को कि मेज कठ है, मतलब मेज कहाँ है। तो मेज कठ है। तो कठ है से याद कर लेना कोठारी, और मेज से मेजा बांध। और इसे मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया। अब आता है सिद्धमुख परियोजना। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ की नौहर बादरा और चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजना का प्रयोग किया जाता है। तो रावी व्यास नदियों के जो अतिरिक्त जल का उपयोग है वो कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो नौहर बादरा है वहां इन तहसीलों में प्रयोग होता है, और चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों में। कौन सी परियोजना? सिद्धमुख परियोजना। अब आता है नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो मित्रों ये सरदार सरोवर बांध और ये नर्मदा परियोजना है कहाँ का? वैसे गुजरात का है, लेकिन इससे जो लाभ मिलता है वो बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ लिया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि ये है कहां पर, ये नहीं पूछा। सरदार सरोवर बांध कहां पे, ये नहीं पूछा। उसको पता है कि सरदार नाम लगाने से लोग बता देंगे कि वल्लभ भाई पटेल के क्षेत्र में ही होता होगा, यानी गुजरात में। लेकिन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है बाड़मेर और जालोर। ये देखिए मित्रों सरदार सरोवर बांध है, ये कितना सुंदर है। सरदार सरोवर डैम, तो ये आप देख सकते हैं ये। और ये नर्मदा रिवर बह रही है, नर्मदा नदी। और इसकी लोकेशन ये देखिएगा, ये गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ये गुजरात महाराष्ट्र की, इधर महाराष्ट्र है और इस तरफ लेफ्ट में ये क्या है? ये गुजरात है। तो यहां पर है ये सरदार सरोवर बांध। और ये नर्मदा नदी भी देखिए, तो ये देखिए ये इधर से ये आ रही है, ये इस प्रकार से पश्चिम की ओर बहती है। ये सरदार सरोवर बांध बीच में इसको रोक कर पानी है, ये बांध बना लिया। और आगे ये बहेगी बहेगी, यूं देखिए कितनी लंबी और चौड़ाई में फैली हुई नदी है। इस प्रकार से आगे चली जाती है। तो ये इसका इस तरह का है, ये पश्चिम की तरफ आएगी, गुजरात में आएगी महाराष्ट्र की तरफ से, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर डैम जो है, तो ये इसमें से निकालेगी है नर्मदा नहर। कहां से? इसी सरदार सरोवर बांध से। किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे। तो इससे जो नर्मदा परियोजना या जिसको नर्मदा नहर निकाली गई है, तो उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 532 किलोमीटर। लगभग 532 किलोमीटर है ये। और गुजरात में कितनी है इसकी? अब आप यहां से देखिए, ये गुजरात की बॉर्डर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये है, ये इस प्रकार से, यहाँ ये इस प्रकार से। तो यहां अब जो निकल रही है, तो ये जालोर जो जिला आएगा, वो जालोर का जो सांचोर तहसील है, तो वहां एक सिलू गांव पड़ता है, यहां पर सिलू गांव। तो वहां से ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर के सांचौर से। तो जालोर का जो है वो भी जिला लाभान्वित हो गया। और जो बाड़मेर जिला है उसकी भी जो है इसमें भूमि कुछ आती है। तो गुजरात के अंदर जो है इसकी अब जैसे कुल लंबाई तो लगभग 532 किलोमीटर है। गुजरात में कितनी है? लगभग 458। आप देख भी रहे हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक है ये, और जबकि इसके बाद में इधर कम ही है। तो अपने पास जो है वो लगभग है 74 किलोमीटर, यानी राजस्थान में 74 किलोमीटर के आसपास है इस नर्मदा परियोजना, या जिसे आप नर्मदा नहर के नाम से जो है ये पढ़ रहे हैं अभी हम। तो लगभग 74 किलोमीटर जो है ये हमारे यहाँ बहती है। तो जालोर और ये बाड़मेर, इनका जो काफी एरिया है उसको ये लाभान्वित करने का काम है करेगी।
तो ये आप ध्यान में रखें इसको। अब इसके बाद में आता है जवाई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी पर एरिनपुरा यानी पाली में बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। तो मित्रों, ये जो जवाई बांध है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो पाली में बनाया गया है जवाई बांध, एरिनपुरा में। और किस नदी पर? तो जवाई नदी पर। नाम क्या है? जवाई बांध परियोजना। जवाई किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। तो अब फायदा किसका मिलेगा इसको पानी का? तो जालोर को भी मिलेगा और पाली को भी मिलेगा। तो मित्रों, जो पाली सिटी है, पाली जो है, तो पाली को मुख्य रूप से जो पेयजल प्राप्त होता है, पीने का पानी, वो इसी से प्राप्त होता है, जवाई से। जवाई बांध परियोजना, इसी बांध परियोजना से पानी, पाली को पेयजल की सप्लाई जो होती है वो इसी से होती है। एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ और बता देता हूँ, आपसे पूछ सकता है कि इस जवाई बांध परियोजना के अंदर भी, जवाई बांध में भी जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक सही परियोजना और चलाई जा रही है। सही परियोजना, तो जो सही बांध का पानी है वो कहाँ डाला जाएगा? जवाई नदी में, ताकि जो पानी की कमी है वो दूर हो। तो ये आपसे पूछ सकता है सही परियोजना का क्या लाभ है? तो जवाई के अंदर जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए। इसके बाद में आता है पांचना बांध। करौली जिले के में गुडला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, जिसे टोडा भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। ये तो इसके अलावा भी 40 लघु परियोजनाएं हैं। तो आपसे मुख्य रूप से ये पूछ सकता है कि जो पांचना बांध है, एक तो किसका है? मिट्टी का बांध है वो सबसे पहला। और कौन सी 5 नदियां जो है उनका जल है इसमें, किस संगम पर? तो बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। और मित्रों, कईयों को, जैसे मान लीजिए कई बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत आए, क्योंकि इसमें से वो कई बार उसने ये पूछा है कि कौन सी नदी नहीं है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है कि इन पांचों को याद कैसे करें। तो आप कैसे भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। जैसे आप इसमें ऐसे बना सकते हैं कि भद्रा से, मान लीजिए आप एक लाइन याद कर लीजिए कि भादरा, भादरा में भैंस माचे के पास, माचे के पास सटके खड़ी है। सटके क्या होता है? चिपक के। तो भादरा में भैंस माचे के पास सटके खड़ी है। तो भादरा, ये लाइन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कई बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगी। भादरा से क्या हो जाएगा? भद्रावती। भादरा में भैंस, तो भैंस से हो जाएगा भैंसावट। माचे के पास, माचे, माचे से क्या हो जाएगा इसमें? माची। और सटके, तो सट से अटा के लिख देना। अटके खड़ी है, सटके खड़ी है, सट से अट, अटा, और खड़ी है से बरखेड़ा। तो ये नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। और ये ट्रिक ये है कि पांचना बांध में कौन सी 5 नदियां हैं? तो भादरा में भैंस माचे के पास सटके खड़ी है। तो भादरा से क्या हो जाएगा? भद्रावती, भैंस से भैंसावट, माचे से माची, सट से अटा, और खड़ी है से बरखेड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आता है जल संरक्षण। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंध कर, उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों और झीलों अथवा छोटे जल सोर्स में इकट्ठा करके शेष अवधि में भी प्रयोग लिया जा सके। तो और कौन कौन से तरीके होते हैं? जैसे बांध, तालाब, झीलें, छोटे जल सोर्स, इनसे इकट्ठा करके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत समान माना गया है, जिसमें जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों, नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों का निर्माण कराया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई में कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले हैं। मित्रों, कुंड का तो मैंने आपको भी कहा था कि आप अपने घर में भी कुंड बनवा सकते हैं, अगर नहीं है तो। जैसे मान लीजिए कोई या फ्लैट वाला सिस्टम नहीं हो, सीधा अपना घर है, तो अपना उसमें बना सकते हैं, सब लोग मिलके चाहें तो भी एक, जिसको आप कुंड कह सकते हो, होदी कह सकते हो। बारिश आए तब एक बारिश को जो है वो निकलने दो, उसके बाद छत वत साफ रखो, दोबारा जब बारिश आए वो बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा कर लो, और पूरे साल भर मीठा पानी पियो अमृत के समान।
ये जो आरओ होते हैं ये सब फेल हैं ये। और आरओ वगैरह तो हैं ये जहाँ पानी बहुत भयंकर खराब हो वहां काम का है। नॉर्मल साफ पानी है फिर भी आरओ लगा रहे हैं, तो आरओ तो उस जल के अंदर जो गुण होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो प्योर पानी होता है, बस उसको फिल्टर लगा लो। वो 3 खंबे से होते हैं देसी, उसमें फिल्टर में वो पानी गिरो, कोई मिट्टी विट्टी होगी तो हट जाएगी। प्योर एकदम अमृत जैसा मीठा पानी, सारे दिन पियो सब। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण करवाया गया। ये एनीकट भी एक प्रकार का बांध का ही रूप है। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी और सूखे की आशंका यहाँ हमेशा से बनी रहती है। इस कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, जालरा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़ों का निर्माण करवाया गया, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल सोर्स रहे हैं। तो मित्रों ये पुराने समय की चीजें हैं, बावड़ियां हैं, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़ों, ये सब वो हैं जो पानी इकट्ठा करने के सोर्स थे कि पानी कहीं से वेस्ट नहीं हो, वो सारा इकट्ठा होकर के इनमें आ जाए और फिर लोग उस पानी का पूरे साल भर प्रयोग करते थे। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन व एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अब आता है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। मित्रों इसके साथ आप देखिए राजस्थान के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि जो पेंटर होते हैं, चित्रकार, महिलाओं के जो चित्र बने हुए हैं, महिला सर पर घड़ा लेकर के और पानी लेकर के आ रही है। कई महिलाएं गीत गा रही हैं, ये जो पणियारी गीत बने हुए हैं, गीत गाते आती जाती है। इडोणी, जो इंडोणी या इडोणी कहते हैं, जैसे आजकल हो सकता है लोगों को पता नहीं हो, क्योंकि पानी आजकल तो आपके घर में ही नल आ जाता है। लेकिन पहले जैसे पानी लेके आते थे तो मटका सिर पर सीधा नहीं रखते, पहले इडोनी रखते थे, वो किसी कपड़े की बनी होती थी गोल गोल, और उसके ऊपर जो है वो घड़ा रखते थे ताकि वो घड़ा जो है वो सर पे चुभे नहीं। तो इडोनी कहते थे। उस पर भी लोकगीत बने हुए। तो बहुत लोकगीतों का संबंध है, बहुत लोकगीत बने हुए इस चीज पे कि जो पानी लेकर के, पणिहारीन कहते थे उसको, पानी लेकर के आना। अब है बावड़ी। चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब और स्तंभ जरोके होते हैं और इनमें स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। तो बावड़ियां राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बावड़ियां बूंदी शहर में खूब है, तो बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनेता का बावड़ी और आभानेरी की चांद बावड़ी जो है ये प्रसिद्ध है। और आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी बाकी है, जैसे जोधपुर की तापी बावड़ी है, और ये भाड़ा रेंज बावड़ी जो है ये दौसा में है, विनाता के बावड़ी है ये चित्तौड़ में है, और आभानेरी की तो चांद बावड़ी फेमस है ही। तो मित्रों ये आपके सामने चित्र है आभानेरी चांद बावड़ी। आभानेर कहाँ है? ये भी दौसा में ही है, जो बांदी कोई तहसील है दौसा की, उसके पास में ही पड़ता है आभानेरी। तो ये देखिएगा कितनी सुंदर बनी हुई है ये, और ये सीढ़ियां देख रहे हैं आप, कितना सुंदर बना हुआ है ये। मतलब जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी आप नीचे नीचे जो है जाते जाओ और पानी भर के आराम से आ जाओ ऊपर। तो कितनी बेहतर सुंदर सुंदर जो है कलात्मक तरीके से बनी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है पास में पत्थर पर क्या लिखा हुआ है? चांद बावड़ी आभानेरी। यह बावड़ी राजस्थान के प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद, यानी चंद्र, इसलिए चांद बावड़ी नाम है इसका, ने किया था, जो कि 8वीं 9वीं शती ईस्वी में आभानेरी या प्राचीन आभा नगरी पर शासन करता था। तो ये आभानेरी आभा नगरी कहते थे। यहां इसने निर्माण करवाया कब? 8वीं 9वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1100-1200 साल पहले। 19.5 मीटर गहरी है ये, 19.5 मीटर गहरी ये बावड़ी योजना में वर्गाकार है
तथा इसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। नीचे उतरने के लिए इसमें 3 तरफ से दोहरे सोपान की व्यवस्था है, जबकि उत्तरी भाग में स्तंभों पर आधारित एक बहुमंजिली दीर्घा बनाई गई है और 2 मंडपों में महिषासुर मर्दिनी और गणेश की सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। बावड़ी का प्राकार, पार्श्व बरामदे और प्रवेश मंडप मूल योजना में नहीं थे, इसका निर्माण बाद में किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये तो ये है। इसके बाद में देखिए आता है तालाब। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन और मानव में पेयजल का सोर्स रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती है, तो इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाता है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल सोर्स रहे हैं, पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी और मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया और सेनापानी तालाब चित्तौड़ में, गढ़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। तो दोस्तों ये तो जैसे फेमस के नाम है, जैसे बावड़ियां हर जगह है, वैसे ही तालाब भी आपको राजस्थान के हर गांव में मिलेंगे। तालाब कोई ना कोई तालाब तो आपको 100% मिलेगा। तो ये कई फेमस हैं, जैसे हेमाबास तालाब का है पाली का, सरेरी और मेजा तालाब तो भीलवाड़ा में, बानकिया और सेनापानी तो चित्तौड़ में, गढ़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। अब आता है झीलें। तो झील भी है, इसमें प्राचीन बंजारों, साहूकारों, शासकों ने बनवाया, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इन झीलों में अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला झील और फतेह सागर, चूरू की ताल छापर, जालोर का बाकली बांध, टोंक का टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद और बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की नौ चौकी झील, ये राजसमंद झील के बारे में बता रहे, तो ये प्रसिद्ध है। तो उदयपुर में तो सबसे ज्यादा झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जैसे राजसमंद झील की एक चित्र है जो चौकियां बनी हुई है, ये आप चौकियां देख रहे हैं ये। तो इसमें है कि राजसमंद झील की पाल 9 चौकी व इस पर छतरियों की छतों किसने बनवाया था? राणा राज सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। कौन सी? राजसमंद झील। तो इसी राजसमंद झील की जो 9 चौकी की पाल पर जो है एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसको आप राज प्रशस्ति कहते हो। किसके द्वारा लिखी गई है? काले संगमरमर पर। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग, यह है राज प्रशस्ति के रचयिता। तो आप ये ध्यान में रखिए कहां कहां है। जालोर का बाकली, टोंक का टोडी सागर। टोडिया, देखिए टोडिया एक टोडिया होता है। टोडिया किसको कहते हैं? ऊंट का या ऊंटनी का जो बच्चा होता है, छोटा बड़ा बदमाश होता है, उसको टोडिया कहते हैं। बचपन में मैं टोडिया से बहुत गिरा हूं, मैं भी छोटा था, टोडिया भी छोटा है। तो टोडिया पे बैठ जाते, इधर वो पटकता था उठा उठा के, वो भी ताल में। वो पक्की जमीन होती थी, जब गांव में आप एंट्री करते थे खेतों से, तो वहां कुछ पक्की जमीन आती है, ताल कहते हैं उसको। थोड़ी व्हाइट सी मिट्टी होती है, पक्की जमी हुई मिट्टी होती है। तो उसके आसपास आते आते टोडिया ने कई बार उठा उठा के पटका मुझे बचपन में। तो दोनों ही बच्चे थे, वो भी छोटा था, मैं भी छोटा था, खेलते थे। और पाली का क्या है? सरदार संबंध। तो ये कई नाम ध्यान में रखने हैं आपको। अब आता है नाड़ी। किसको कहते हैं? नाड़ी यह तालाब का ही छोटा रूप होता है, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। नाडी में रेतीली मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। तो इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई और वर्षा जल के आने के साथ ही मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है और इन नाडियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नाडियों को गहरा किया जाता है। तो ये हो गया। फिर आता है टांका। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण शोर, जो कि प्रत्येक घर और खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार है। ये देखिएगा, ये कई चित्र बने हुए हैं, ये कुंड बनी हुई है, नाडीर, ये देखिए ये कई हैं इस प्रकार के। ये सब जल संग्रहण के सोर्स हैं, सब जल संग्रहण के लिए बनवाई गई चीजें हैं। और दोस्तों इन ये जैसे जो कुंड होती है, इनका जो मीठा पानी है
ऐसा मीठे पानी का स्वाद कहीं के दुनिया के किसी पानी में शायद नहीं है। इतना मीठा पानी होता है इनमें। इनमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है और जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। तो ये है, ठीक है। जल स्वावलंबन योजना में इनका निर्माण किया जा रहा है। जोहड़ शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इधर ज्यादा ये, इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा, गोलाकार और खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम सोर्स है। फिर बेरी या छोटी कुई, तो ये भी देखिए इसी प्रकार का एक तरीका है। बेरी क्या है, भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। ऊपरी व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिसकी भूमि का जल रिस कर आता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां पेड़ बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये आपसे पूछ सकता है। और बेरी देखिए, बेरी का पेड़ भी होता है जिन पे मीठे मीठे बेर लगते हैं, तो वो भी है। और बेरी जो है पानी जल संग्रहण का एक साधन भी है। अब आता है खड़ीन। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण और जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल के सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल जाता है। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि होती है, मिट्टी संरक्षण और मिट्टी में नमी बनी रहती है और ये रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती हैं। तो पेयजल से पानी मिलता रहता है। देखिए आगोर भी जो है जो जल संग्रहण करने का जो एक प्रकार का आंगन कहते हैं इसको, जहां पर जल संग्रहण किया जाता है। जल संग्रहण आएगा तो कहां से संग्रहित होता हुआ वो आगे जाकर के और उसमें कुंड में या कहीं भी जाकर के स्टोर होगा, तो उसको कहा जाता है आगोर। जैसे मान लीजिए ये एक कुछ टांका या जैसे मान लीजिए कुछ बना हुआ है। अब पानी इसमें आएगा तो इसके चारों ओर इस प्रकार से एक आंगन टाइप बना होगा, ढाल होगी इसकी तरफ, तो उसको कहा जाता है आगोर। तो ये आप ध्यान में रखें, नाम बार बार आ रहा है आगोर आगोर, तो आपको लगेगा कौन सी आगोर क्या है ये। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहां बनी रहती है, तो इसीलिए ये चीजें हैं। ये बाकी नॉर्मल चीजें हैं। अब आता है जल स्वावलंबन। वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर और स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा और बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गए हैं। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंध करना। तो क्या है, सामान्यतः जल का प्रबंधन और संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोड़, बेरी आदि विभिन्न रूप में किया जाता है। ये जल सोर्स तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन और संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परंतु इन सोर्स की वर्तमान में उपयोगिता कम होने और पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए हैं। तो इसके लिए जल स्वावलंबन जो है वो आवश्यक हो गया है, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब ये क्या है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये हम देखेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भू स्तर, जल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन सोर्स जैसे कुएं, तालाब, नाड़ी और लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मित्रों, जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जो लास्ट अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उस समय जब करंट आपको पढ़ाया था, उस समय ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में काफी कुछ आ रहा था, आपको काफी कुछ बताया भी था उनमें।
इसके पंचायत स्तर पर नालियों, तालाबों, कुओं की खुदाई और इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना और इन जल स्रोतों के जल क्षेत्रों में अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। यानी है क्या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कि जो ये प्राचीन हमारे परंपरागत सोर्स हैं, इन परंपरागत सोर्स को पुनर्जीवित करना, इनको सही स्थिति में लाना, टूट फूट हो गई, खत्म होने वाले हैं, मिट्टी भर गई, उनको साफ सुथरा करके वापस से उभारना। यह है मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य। तो जल स्वावलंबन जो योजना है इसकी अवधि 4 साल होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों, स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप कंटिन्यूस कंटूर ड्रेनेज, स्टेगर्ड फार्म पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली की ये जोड़ टांका निर्माण करना है। ये सब उसी चीज के नाम हैं। यानी ये है क्या, सब पानी स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये बाकी मरम्मत करना और यही चीजें हैं। तो इसमें ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, बस ये है कि लोगों को जागरूक करना और जो हमारे प्राचीन सोर्स है उनको पुनर्जीवित करना, ये मेन काम है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये सारा कंप्लीट होता है और ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आप इनको रिवाइज कर लेना, इनको पढ़ लेना, ये आपके सामने है। भाखड़ा बांध है, ये सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नवीन मंदिर कहा। पिकअप बांध से विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। तो ये पिकअप बांध का काम है। ये बैराज से तात्पर्य जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है, जैसे हरिके बैराज, कोटा बैराज। इंदिरा गांधी नहर भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर, कुल लंबाई 649 किलोमीटर। पांचना बांध तो वही है, ये 5 नदियों के संगम पर है। क्या बताई थी ट्रिक आपको, भादरा में भैंस माचे के पास सटके खड़ी है। फिर नेक्स्ट खड़ीन आ गया, ये है जोहड़ है। तो देखिए मित्रों, जो शेखावाटी क्षेत्र है उधर आपको जोहड़ ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों आज ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है और बहुत खतरनाक जीके भरा हुआ है इसमें, बहुत जबरदस्त, आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार जीके था ये। तो हर चीज महत्वपूर्ण है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारतीय कृषि। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जल्दी। आपकी ज्योग्राफी है 10th क्लास की भी कंप्लीट हो जाएगी और कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है, 4-5 चैप्टर और बचे हैं इसके। इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे पॉलिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।